हेलो बच्चों, कल हमने बीए सेकेंड ईयर में ब्रिटिश राजनीति के सामाजिक आधार पढ़े हैं। सामाजिक आधार में हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं। ब्रिटिश की भौगोलिक स्थिति, सुसंस्कृत समाज, परंपरा प्रिय अनुसार समाज, जातीय एकता की भावना। तो आज हम 5वां पॉइंट पढ़ेंगे। ब्रिटिश की सामाजिक व्यवस्था में 5वां पॉइंट है धर्म प्रधान समाज, यानी सभी धर्म को मानने वाले समाज। तो इसमें ब्रिटेन एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग ईसाई धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं। यहाँ के धार्मिक जीवन में हमेशा ही यहाँ की राजनीति को प्रभावित किया है। प्रारंभ में जहाँ विग ने चर्च विरोधी किया तो टोरी ने चर्च का समर्थन किया था। विग और टोरी ये राजनीतिक दल है ब्रिटिश के, विग और टोरी, ध्यान रखना। टोरी सम्राट के प्रति भक्ति रखते थे और विग सम्राट के विरोधी थे। बाद में इसको अनुदार और उदार दल कहने जाना लगा। बाद में इसको अनुदार और उदार दल कहा जाने लगा। यानी ब्रिटेन में, ब्रिटिश में, इंग्लैंड में 2 दल थे, विग और टोरी। उनका नाम बदल गया है, अब उनको कहते हैं अनुदार दल और उदार दल। ये 2 दल ही है। तो विग तो किसका? विग तो उनके खिलाफ थे राजा के, और टोरी राजा के भक्त थे, सम्राट के भक्त थे। बाद में इसका नाम अनुदार और उदार रखा गया। धार्मिक विवादों के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में 1922 में आइरिश रिपब्लिक की स्थापना हुई। धीरे धीरे ब्रिटेन की राजनीति में धर्म का प्रभाव कम होने लगा और आज केवल स्थानीय स्तर पर ही धर्म का प्रभाव है। मतलब शुरू में धर्म का प्रभाव बहुत ही बढ़ गया था, अब थोड़ा कम हो गया। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के प्रचार में इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज लोगों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा। लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण के स्थान पर भौतिक दृष्टिकोण को प्रधानता देने लगे। वो अपने मन में भगवान को प्रति रखने से पहले भौतिक जो साधन क्या हमें मिले, देश के द्वारा हमें क्या क्या सुविधा मिले, उसकी तरफ ध्यान देने लग गए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था? सिर्फ वो धार्मिक आधार पर ही ध्यान दिया करते थे। लोग धार्मिक तो थे, परंतु धार्मिक जीवन में उसकी सक्रियता बहुत कम है। इन सब के बावजूद भी सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से चर्च आज भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ब्रिटेन में भी धार्मिक आधार पर अनेक संगठित हित समूह सक्रिय है, जो वहां की राजनीति में भाग लेते हैं तथा उसे प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यानी ब्रिटेन में धार्मिक आधार पर धर्म के लोग ईसाई ज्यादा है, इसलिए वोटों में, राजनीति में प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। वो तो हर देश में है ही है कि जिस देश में ज्यादा संख्या में ज्यादा धर्म के लोग रहेंगे जिस देश में, तो उनको बोलबाला ही होगा। क्यों? क्योंकि राजनीति में कोई धर्म के नाम पे वोट दे दे, कोई जाति के नाम पे वोट दे दे, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से राजनीति का खेल खेलते हैं। तो ब्रिटिश में धर्म के नाम पे राजनीति में भाग लेते हैं और उनको प्रभावित करेंगे। क्योंकि ईसाई ज्यादा है, तो वो पार्टी जो ईसाई समर्थन करेगा उसका ही सरकार बनेगी। तो दूसरा है प्रवासियों की समस्या। सामाजिक व्यवस्था में कुछ बातें अच्छी भी है, कुछ कमी भी है। कमी में प्रवासियों की समस्या। प्रवासी यानी बाहर से आए हुए उस देश में बच जाए, उसको कहेंगे प्रवासी। ब्रिटेन हमेशा से ही विदेशी नागरिकों के लिए आकर्षित का केंद्र बना, लेकिन पिछले कुछ समय से
विदेशों से आने वाले प्रवासियों की समस्या ने उग्र रूप धारण कर लिया। फिर भी ब्रिटेन में यूरोप एवं विश्व के अन्य देशों से भी लोग आकर रहे हैं, परंतु वहां के प्रवासियों की समस्या प्रमुख रूप से एशिया व अफ्रीका से आकर लगे या बसे लोगों की समस्या है। ब्रिटेन के प्रमुख बड़े शहरों में अश्वेत लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये बात वहां के स्थानीय श्वेत लोगों के लिए असहनीय है, यानी वहां अभी भी काले और गोरे का भेदभाव हो रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका वगैरह वहां बसने लगे अश्वेत, तो श्वेत लोग जो गोरे लोग हैं उनको काले लोगों के परेशानी है कि ये यहाँ की रह रहे हैं। 1962 में प्रवासियों के ब्रिटिश आगमन पर रोक लगाने के लिए अधिनियम भी बनाया, यानी कानून भी बनाया। 1962 में कानून बनाया कि जो दूसरे धर्म के या दूसरे काले लोग यहाँ आके नहीं बसेंगे। 1970 में पोलैंड की आम चुनावों में सफलता बाद इस बात पर बल दिया गया कि विदेशी प्रवासियों को शीघ्र ही ब्रिटेन से बाहर निकाल दिया जाए। यानी पॉवेल जब खड़ा हुआ 1970 में, तब प्रभावित हो गए क्योंकि वहां के लोग बसने लगे, उनको राष्ट्रीयता मिल गई उस देश की, तो वोटों पर अलग प्रभाव पड़ा, पावेल पर प्रभाव पड़ा। इसलिए वो कहने लगे कि ब्रिटेन के जो बाहर के लोग हैं उनको वापस निकाला जाए। इस दिशा में अनेक कठोर कदम भी उठाए गए, परंतु अभी भी इस समस्या का कोई वैधानिक या समाधान नहीं ढूंढ सका। ब्रिटेन के सभी राजनीतिक दल विदेशियों के ब्रिटेन में आकर बसने पर रोक लगाना चाहते थे, किंतु ब्रिटेन में बसे विदेशियों को जबरदस्ती बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ये तो हर देश का है कि नागरिकता या तो विवाह द्वारा या फिर नियम अनुसार उनके कितने सालों के बाद उनको नागरिकता मिल जाएगी। तो इस स्थिति में उनको जल्दी जबरदस्ती बाहर भी नहीं निकाला जा सकता। ब्रिटेन के अनेक बुद्धिजीवियों का यह सुझाव है कि प्रवासी विदेशियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अधिक उत्पादन पर बल देना चाहिए। यानी किसी ने, विद्वानों ने, बुद्धिजीवियों ने, पढ़े लिखे ने ये सुझाव दिया कि विदेशों में आए सुविधा उनको लिए उत्पादन बल बढ़ाया जाए, उनको कार्य वैसे दिए जाए कि उत्पादन और बढ़े, ताकि देश का भी विकास हो और देश पीछे की तरफ भी नहीं जाए और लोग ज्यादा भी वहां जनसंख्या ना बढ़ सके। बढ़े तो माल खपाने के लिए वो देश खुद कर सकता है, आयात करना नहीं पड़े। अनेक लोगों की ये भी मान्यता है कि प्रवासी विदेशियों ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। किसी लोगों ने तो आरोप लगाया कि इन्होंने हमारी आर्थिक स्थिति खराब की है। कुछ विद्वानों ने कहा कि ये जो बाहर के आए हैं दक्षिण अफ्रीका वगैरह, तो उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाया या सुदृढ़ बनाया, क्योंकि ये सारा कार्य करते हैं और यहीं पे इसी कंपनी में लगे हुए वो पैसे अपने वहां भेजते, लेकिन परिवार के साथ यहीं भी रहन खर्च करते हैं तथा ब्रिटेन के हितों को प्राथमिकता प्रदान की है। इन लोगों का बाहर निकाल देने से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ब्रिटेन के अनेक संसदीय क्षेत्रों में इन प्रवासियों के मत चुनाव परिणाम को भी प्रभावित करते हैं, अतः उन क्षेत्रों के प्रतिनिधि इन प्रवासियों के हितों का समर्थन करते हैं। यानी बहुत सारे लोगों ने जो बाहर से प्रवासी आई उनका समर्थन भी किया, कह रहे कि इनकी वजह से हमारी आर्थिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी रही है, वो कार्य बहुत ही करते हैं और कार्य करने पर उनके इस प्रकार से कई विचारकों ने या कई ब्रिटिश के वासियों ने उनका समर्थन भी किया कि ब्रिटिश के जो प्रवासी आए वो हमारी आर्थिक स्थिति सुधार रहे। इस प्रकार से प्रवासियों की समस्या किसी व्यक्तियों को तो है प्रवासियों की समस्या और किसी को नहीं है। सातवां लास्ट है ब्रिटेन के सामाजिक वर्ग। सामाजिक व्यवस्था में यह भी बात आएगी कि ब्रिटिश के सामाजिक वर्ग। ब्रिटेन में
आज अनेक सामाजिक वर्ग अस्तित्व में हैं, लेकिन इसके बीच में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती। वर्तमान समय में इन सामाजिक वर्गों के बीच का अंतर निरंतर कम होता जा रहा है, अतः एक वर्ग की कोई निश्चित व्याख्या नहीं की जा सकती। किसी विशेष वर्ग का संबंध मनुष्य के व्यवसाय या आय से हो सकता है, तो किसी अन्य वर्ग का संबंध रहन सहन के तरीके से अथवा समाज में उसके स्तर के आधार पर भी हो सकता है। फिर तथापि इस बात के लिए वर्ग स्पष्ट नहीं होते, परंतु लोगों के लिए उसका बहुत अधिक महत्व होता है। जैसे T.H. मार्शल ने कहा है कि सामाजिक वर्ग एक ऐसा तरीका होता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा देखा जाता है अथवा वह स्वयं जिस प्रकार अन्य व्यक्ति को देखता है, इस प्रकार से उन्होंने कहा कि एक वर्ग ऐसा है कि जो व्यक्ति खुद को देखता है, ऐसे समूह को भी देख सकता है और अन्य व्यक्ति को भी वो देखता है। तो खुद के जहाँ स्थान है वो दूसरों को भी वैसा ही देखता है। ब्रिटेन में अलग अलग लोग इस सामाजिक समूहों को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं, इसलिए इन सामाजिक समूहों की धारणा बहुत अधिक जटिल हो गई है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने को वास्तविक स्थिति से एक दर्जा आगे देखना चाहता है, जबकि व्यवहार में इसकी स्थिति भिन्न होती है। महिलाओं में विशेष रूप से यह भावना अधिक होती है कि ब्रिटेन का कुलीन सामंत वर्ग आज भी अपने विशिष्ट पहचान रखता है। इस प्रकार इंग्लैंड में लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद वर्गीय भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी औरतें जो वहाँ की हैं, महिलाएं हैं, उनके मन में यही कि हम सामंती है, हम यही के बसने वाले, हम सामंती है। पहले वहाँ राजतंत्र था, आज भी पूरी तरीके से राजतंत्र, आज भी पूरी तरीके से लोकतंत्र नहीं है, थोड़ा सा राजतंत्र का रूप है, क्योंकि राष्ट्रपति वंशानुगत चुना जाता है। तो इस प्रकार से ये सामाजिक व्यवस्था में ब्रिटेन में सामाजिक वर्ग जो बाहर से आए या व्यापार द्वारा आए, कुछ रह रहे गरीब, उनके लिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े वर्ग, जो अमीर वर्ग है, उसमें महिला वो सहन नहीं करती। वो कह रही कि ये हमारी सामंत वर्ग है, ब्रिटेन में सिर्फ सामंत वर्ग ही रहने चाहिए। इस प्रकार से बच्चों ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था में ये सब बातें आई। अब ब्रिटिश की सामाजिक व्यवस्था के अलावा कुछ बातें और भी हैं, वो भी हम ले लें। क्या है इसमें? ब्रिटिश शिक्षा का या ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था का प्रभाव, यानी सामाजिक व्यवस्था के अलावा ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा सामाजिक व्यवस्था में। ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में विशिष्ट वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ब्रिटेन का राजनीतिक नेतृत्व प्रमुख रूप से इस वर्ग के हाथों में ही रहा है। किसके? विशिष्ट वर्ग के। सामान्य जनता इसके नेतृत्व में पूर्ण विश्वास रखती है। ब्रिटेन में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को विकसित किया गया है। इस विशिष्ट वर्ग के लिए बच्चों के ऐसे विद्यालय में अध्ययन करते हैं जहां उसमें विशिष्ट वर्गीय मूल्यों का विकास किया जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी वहाँ भेदभाव है। जो विशिष्ट वर्ग, जो राजा महाराजा के कुल में आते, उनके लिए अलग से विद्यालय या स्कूलें खोली गई है और इन बच्चों को नेतृत्व करने की शिक्षा दी जाती है तथा राजनीतिक में सफलता प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाता है। दूसरी ओर ब्रिटेन की सामान्य जनता के बच्चों में परंपरागत व्यवस्था के प्रति आस्था के भाव मजबूत किए जाते हैं, जिसमें उसके उच्च राजनीतिक आकांक्षाओं पैदा नहीं होती और हो पाती है तो वे परंपरागत व्यवस्था के प्रति निष्ठा बनाए रखते हैं। ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था सभी विद्यार्थियों में राजनीतिक चेतना की भावना का
विकास करती है, जिसमें उसमें राजनीतिक व्यवस्था के प्रति रुचि एवं निष्ठा बनी रहती है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में यह भी है कि वहाँ के विशिष्ट वर्ग उनका विद्यालय अलग होता है, और जो दूसरा वर्ग है जो राजा के प्रति सम्मान वगैरह भाव रखते हैं, दूसरे आम जनता, उनका विद्यालय अलग है। इसलिए जो विशिष्ट यानी विशेष विद्यालय विशिष्ट वर्ग के लिए तो वो हमेशा अपना खुद का काम संभालने के लिए सिखाया जाता है कि आप कैसे राज करोगे जनता पर, यानी राष्ट्रपति वंशानुगत चुनेगा तो कैसे आप लोगों को प्रभावित करोगे, लोगों को कैसे प्रभावित करोगे, इस तरीके से कार्य चलता है। और जो आम जनता है जो उनका सम्मान करते हैं राजा वगैरह उनका, तो वो उसी हिसाब से रहते हैं दूसरी स्कूलों में। उनको ये है कि कैसे सम्मान देना है, राजा के वंशज को कैसे मान रखना है, किस तरीके से उनके साथ रहना है, उनका कैसे आदर करना है। इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में भी दो प्रभाव डालते हैं ब्रिटिश के सामाजिक व्यवस्था में। लास्ट है जनसंपर्क साधनों का विकास, यानी सामाजिक व्यवस्था में जनसंपर्क साधनों का भी विकास हो जाता है। तो इसमें ब्रिटिश में जनसंपर्क साधनों की व्यवस्था या महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें प्रमुख रूप से रेडियो, टेलीविजन तथा समाचार पत्र सम्मिलित है। ब्रिटेन में शिक्षा का व्यापक प्रचार होने के कारण लोग इनको अत्यधिक महत्व प्रदान करते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में शिक्षा का बहुत ही व्यापक प्रचार है। ये जनसंपर्क के साधन जनता में शासन के प्रति रुचि पैदा करते हैं तथा आम लोगों के लिए दृष्टिकोण का प्रतिपादित करते हैं। ब्रिटिश लोकतंत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये ब्रिटिश शासन के नियंत्रण से मुक्त है तथा शासन की नीतियों की विवेचना स्वतंत्र एवं निष्पक्ष वातावरण में करते हैं। ब्रिटिश में प्रेस काउंसलिंग की भी व्यवस्था है, यानी जो मीडिया द्वारा आगे सामने अपनी बातों को भी रखा जाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य समाचार पत्रों के हितों की रक्षा करना तथा उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखना है। इस साधनों की निष्पक्षता, विश्वसनीयता के कारण ब्रिटेन की जनता का इसमें पूर्ण विश्वास होता है। कहने का मतलब कुल मिला के यही है कि जनसंपर्क के साधन, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, तो जनता से संपर्क करने के ये साधन जो सरकार से संपर्क कर सकती है, वो संपर्क करने के बाद और संपर्क वो जागरूक है, क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ शिक्षित ज़्यादा लोग हैं, तो जनसंपर्क साधन ज़्यादा है, इसलिए जल्दी ही प्रभाव लोगों का पड़ जाता है। लोगों के जैसे ही मांग होती है वो मीडिया में बातें कह देते कि ये हमारी समस्या है, तो ये वो समस्या जल्दी ही सरकार हल कर देती है। तो इस प्रकार से जनसंपर्क के साधन का विकास हो गया है। इसके अलावा ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था में 4 पॉइंट पढ़ चुके, तो ऐसी बातें हमें आई है सामने ब्रिटिश के सामाजिक व्यवस्था में कि कुछ तो उसमें इतना अच्छा विकास, विकसित देश है तो विकास होगा ही। तो उनकी भौगोलिक परिस्थिति, टापू है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ होने के कारण इनके भौगोलिक परिस्थिति अच्छी होने के कारण उनकी सामाजिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी रही है। थोड़ी समस्या भी है, धर्म प्रधान समाज है, तो ईसाई धर्म ज्यादा है तो राजनीतिक दल को प्रभावित करती है। इस प्रकार से कुछ ब्रिटिश में सामाजिक व्यवस्था अच्छी भी है तो कुछ अलग भी है। जैसे प्रवासियों की समस्या आई इसमें, तीसरा पॉइंट, तो प्रवासियों की समस्या में हर कोई ब्रिटिश वासी या हर कोई ये नहीं कह रहा कि हमारी ये समस्या है। क्यों? क्योंकि आधे लोग तो उसमें कह रहे कि प्रवासियों की हमारी समस्या, इनको वापस अपने देश में भेजो, लेकिन आधे लोग कह रहे कि नहीं, प्रवासियों की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी है, वो अच्छे से कार्य कर रहे हैं, हमारे औद्योगिक धंधे बढ़ने लग गए। छोटा सा देश है इसलिए इतने मजदूर नहीं मिलते और फैक्ट्रियों में काम करने के लिए इतने नहीं मिलते, इसलिए प्रवासियों ने हमारी आर्थिक स्थिति सुधार दी है। तो कुल मिलाकर ब्रिटिश के सामाजिक वर्ग में भी विशिष्ट वर्ग और ये 2 वर्ग है, तो ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
तो कुल मिला के ये है कि ब्रिटिश के सामाजिक व्यवस्था में मतलब कुछ बातें ब्रिटिश के हित के लिए भी है और कुछ बातें ऐसी थोड़ी सी जो उनको इग्नोर की जा सकती है, क्योंकि वो विकसित देश है और वो सब पे दूसरे देशों पे उपनिवेश बन के गया था और सब पे राज किया था। तो आज विकसित देश है, इसलिए छोटी सी सामाजिक समस्या को न देखते हुए ब्रिटिश की सामाजिक स्थिति आज भारत के लेवल में या किसी विकासशील देशों में कहे तो सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है बच्चों, कल हम पढ़ेंगे ब्रिटिश की आर्थिक व्यवस्था।